ईरान का नाम आपने सुना ही होगा। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो शिया समुदाय के लोग हैं, मुस्लिमों में दो हैं, शिया और सुन्नी। तो जो शिया है वो सबसे ज़्यादा ईरान में ही होते हैं। ईरान अलग अलग वजहों से आप उसके बारे में जानते हैं। अक्सर अमेरिका के साथ उसकी ठनी रहती है, आप खबरों में सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे। आज बात मैं करूंगा ईरान के नए राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि उन पर बहुत तरह के आरोप हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके जो दुनिया भर के तमाम जो मानवाधिकार संगठन है, उनके बहुत गंभीर आरोप हैं उन पर। जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम इब्राहिम रईसी है, और अभी तक जो राष्ट्रपति थे उनका नाम हसन रूहानी था। हसन रूहानी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इब्राहिम रईसी अब जो है शपथ ले चुके हैं। तो ये कौन है इब्राहिम रईसी, उन पर डिटेल में जानेंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया। और आज बात होगी इब्राहिम रईसी की, यानी ईरान के नए राष्ट्रपति की। क्या आरोप है, चुनाव कैसे हुआ, सब कुछ जानेंगे हम उनके बारे में। लेकिन सबसे पहले जिस देश के बारे में, जिस देश के वो राष्ट्रपति हैं, उस देश के बारे में जानते हैं, उस देश की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। उसके बाद बाकी चीजों पर बात करेंगे। ईरान मध्य पूर्व का वो देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा शिया आबादी है। शिया यानी इस्लाम धर्म में मौजूद एक संप्रदाय। ईरान को किसी जमाने में पर्सिया भी कहा जाता था। आधिकारिक तौर पर इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। अगर महाद्वीप की बात करें तो ये पश्चिमी एशिया में स्थित है। राजधानी तेहरान है और आबादी करीब 8 करोड़ 29 लाख है। ईरान की सीमा के एक तरफ इराक तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान से मिलती है। यहाँ की भाषा पर्शियन है और मुद्रा ईरानियन रियाल है। तो ये तो बात हो गई ईरान के भौगोलिक स्थिति की, एक ब्रीफ हो गया। अब समझते हैं कि जून में जहां चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में आखिर हुआ क्या। ईरान में 18 जून को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के लोगों ने अपना 8वां राष्ट्रपति चुना। इस चुनाव में कट्टरपंथी माने जाने वाले और न्यायपालिका के प्रमुख इब्राहिम रईसी ने जीत दर्ज की। इब्राहिम रईसी अगस्त महीने में उदारवादी माने जाने वाले मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेंगे। हसन रूहानी पहली बार साल 2013 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। वो लगातार 2 बार इस पद पर रहे। 18 जून को हुए चुनाव में इब्राहिम रईसी ने लगभग 62% मत हासिल किया। हालांकि इस बार चुनाव में वोट देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई। इस बार चुनाव में गार्जियन काउंसिल ने भी काफी कड़े नियम लागू किए थे, जिसके बाद रईसी को चुनौती देने वाला कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं था। इन चुनावों में कुल 7 उम्मीदवारों को ही लड़ने की इजाजत मिली थी, जबकि सैकड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ये तो बात हो गई इलेक्शन प्रोसेस की, कैसे इलेक्शन हुआ। बहुत कड़े इलेक्शन हुए, कोई चुनौती देने वाला नहीं था। लेकिन अब समझते हैं कि इब्राहिम रईसी आखिर है कौन। अब तो राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उसके पहले ये कौन थे और इनका इतिहास क्या रहा है, वो एक बार ब्रीफ में समझते हैं। इब्राहिम रईसी ईरान का एक कट्टरपंथी चेहरा है। उन्हें आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी का करीबी माना जाता है। इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में हुआ था। मशहद में ही शिया मुसलमानों की सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है। इब्राहिम रईसी के पिता एक मौलवी थे। हालांकि 5 साल की उम्र में ही रईसी ने अपने पिता को खो दिया। इब्राहिम रईसी 15 साल की उम्र में कोम शहर के एक शिया संस्थान में पढ़ाई करने लगे। छात्र जीवन के दौरान उन्होंने मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद रेजा शाह को आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के जरिए साल 1979 में सत्ता से बेदखल कर दिया। इब्राहिम रईसी ने छात्र जीवन और इस्लामिक क्रांति के बाद न्यायपालिका में काम करना शुरू किया। उन्होंने ईरान के कई शहरों में बतौर वकील काम किया। रईसी जब सिर्फ 25 साल के थे, तब वो ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर यानी सरकार के दूसरे नंबर के वकील बने। बाद में वो जज बने और साल 1988 में बने उन खुफिया ट्राइब्यूनल्स में शामिल हो गए जिन्हें डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक शब्द आया, डेथ कमेटी, जिसमें इब्राहिम रईसी शामिल हो गए। और इब्राहिम रईसी पे ऐसे क्या गंभीर आरोप लगे और ये आखिर डेथ जो कमेटी है ये क्या थी, ये समझते हैं। दरअसल साल 1988 में इब्राहिम रईसी उन खुफिया ट्राइब्यूनल्स में शामिल हुए जिन्होंने उन हजारों कैदियों पर दोबारा मुकदमा चलाया जो पहले ही जेल की सजा काट रहे थे। इन राजनीतिक कैदियों में ज्यादातर ईरान में वामपंथी और विपक्षी समूह मुजाहिदीन खल्का या पीपुल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के सदस्य थे। मानवाधिकारों समूहों के मुताबिक इन ट्राइब्यूनल्स ने 5000 के आसपास महिलाओं और पुरुषों को मौत की सजा दी। हालांकि मारे गए राजनीतिक कैदियों की सही संख्या का अनुमान नहीं है।
बाद में सभी को अज्ञात सामूहिक कब्रों में दफन कर दिया गया। इब्राहिम रईसी पर आरोप है कि इन हत्याओं में उनकी भी भूमिका रही है। इब्राहिम रईसी हालांकि अपनी भूमिका से इनकार करते रहे हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खुमैनी के फतवे के मुताबिक यह सजा उचित थी। इब्राहिम रईसी भले ही अब राष्ट्रपति बने हों, लेकिन ईरान पर उनका दबदबा लंबे समय से रहा है। उनके दबदबे की एक बानगी देखिए। इब्राहिम रईसी बाद में ईरान के प्रोसिक्यूटर बन गए। उसके बाद वो स्टेट इंस्पेक्टरेट ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख और न्यायपालिका के पहले डिप्टी हेड बने। इसके बाद वो साल 2014 में प्रोसिक्यूटर जनरल यानी सरकार के प्रमुख वकील नियुक्त हुए। 2 साल बाद उन्हें अस्तन कुदस ए रजावी का संरक्षक नामित किया गया। यह वही संस्था है जो मशहद में शिया मुसलमानों की मस्जिदों और इनसे जुड़े संगठनों का काम देखती है। इब्राहिम रईसी को यह पद अयतुल्लाह खुमैनी ने दिया था। रईसी ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव यानी 2017 में भी चुनाव लड़ा। तब हसन रूहानी को पहले राउंड में 57% वोट मिला। वहीं रईसी ने 38% वोट हासिल किया था। हार के बाद रईसी का कद और बढ़ गया। 2019 में अयतुल्लाह अली खुमैनी ने उन्हें न्यायपालिका का प्रमुख के तौर पर नामित किया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी विवादित रहा है। अमेरिका बार बार उन्हें धमकी देता रहा है, कड़े प्रतिबंध भी लगाता रहा है। इस पर समझते हैं कि आखिर जो इब्राहिम रईसी हैं, जो नए राष्ट्रपति हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, उनका क्या रुख होगा। ईरान का परमाणु समझौता हसन रूहानी के शासनकाल में ही बिखर गया था। हालांकि उम्मीद कम है कि इब्राहिम रईसी इस बारे में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्लाह अली खामेनी के से अलग कोई कदम उठाएंगे। ईरान और 6 विश्व शक्तियों के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए हो रही बातचीत भी पिछले दिनों स्थगित हो गई। ईरान के बड़े वार्ताकार अब्बास अरकची ने वियना से ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर कहा कि अब हम समझौते से पहले की तुलना में कहीं ज्यादा करीब हैं, लेकिन अभी हमारे बीच कुछ ऐसी दूरियां हैं जिन्हें पाटना आसान काम नहीं है। एक सवाल हम सबके मन में आता है, आपके मन में भी आता होगा कि ईरान में बड़ा कौन है, वहां का धार्मिक गुरु या वहां के राष्ट्रपति। ये समझते हैं। ईरान का राजनीतिक ढांचा समझना काफी मुश्किल है। वहाँ एक तरफ सर्वोच्च धार्मिक नेता है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति। हालांकि ये दोनों लोग एक तंत्र के साथ मिलकर साथ ही काम करते हैं। ईरानी राज व्यवस्था में सर्वोच्च नेता का पद सबसे ताकतवर माना जाता है। साल 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद सिर्फ 2 लोग ही सर्वोच्च नेता के पद तक पहुंचे हैं। इनमें से पहले ईरानी गणतंत्र के संस्थापक अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी थे और दूसरे उनके उत्तराधिकारी और वर्तमान सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी है। खुमैनी ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का तख्ता पलट होने के बाद इस पद को ईरान के राजनीतिक ढांचे में सबसे ऊंचे पायदान पर जगह दी थी। सर्वोच्च नेता ईरान की सेनाओं का प्रधान सेनापति भी होता है। उनके पास सुरक्षा बलों का नियंत्रण होता है। न्यायपालिका के प्रमुखों, प्रभावशाली गार्डियन काउंसिल के आधे सदस्यों, शुक्रवार की नमाज के नेताओं, सरकारी टेलीविजन और रेडियो नेटवर्क के प्रमुखों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। वहीं ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए हर 4 साल में चुनाव होते हैं। चुनाव जीतने वाला व्यक्ति एक बार में अधिकतम 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति बना रह सकता है। ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति ईरान में दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति होता है। वह कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, जिसका दायित्व संविधान का पालन करवाना है। आंतरिक नीतियों से लेकर विदेश नीति में राष्ट्रपति का अच्छा खासा दखल होता है, लेकिन राष्ट्रीय मामलों पर अंतिम फैसला सर्वोच्च नेता का ही होता है। तो ये पूरी जानकारी थी ईरान के राष्ट्रपति चुनाव पर, नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पर, वहां के सर्वोच्च धार्मिक नेता और राष्ट्रपति पद के बीच में जो बारीक अंतर है, जो शक्तियों के बीच में, उस पर, और ईरान के भौगोलिक क्षेत्र पर बात हुई। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। किस नए टॉपिक पर जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बनाऊं और उसे आप देख पाएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल है यूट्यूब पर गजब इंडिया के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही और अच्छे एक्सप्लेनर इस पर मिलेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे मुद्दों पर, जो जानकारी के मुद्दे हैं जिनको आप जानना चाहते हैं, उस पे कुछ विस्तृत रिसर्च करके आपको मैं जानकारी दे पाऊं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।